वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। इस सीरीज में हम 60 सेशन तक जाएंगे, जिसका यह पांचवा सेशन है, फिफ्थ सेशन है। इससे पहले हम सक्सेसफुली 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। हम हर सेशन में 30 क्वेश्चंस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यानी हम 2004 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे क्वेश्चन लेकर यहाँ सॉल्व करते हैं। साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं, आपको एडिशनल जानकारी दूं, साथ में आपको क्विक रिवीजन कराने का ट्राई करता हूं मैं। साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पावरफुल इंसाइट्स मिल जाएंगी, इंफोग्राफिक्स मिल जाएंगी, मेरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी, आपको बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पे, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे के छोटे छोटे क्लिप्स डाल रखे हैं, आपको वो सब मिल जाएंगी। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको जो चाहूँगा वो एक्सेस करा पाऊंगा, यानी जो नोट्स वगैरह चाहूँगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, और आपको भी, क्योंकि आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला है मॉनेटरिज्म। क्या मॉनेटरिज्म का संबंध आर.एफ. काहन से है, टी. हैवेल्मो से है, जॉन मुथ से है, या मिल्टन फ्रीडमैन से है? जैसे ही आपके दिमाग में मिल्टन फ्रीडमैन आएंगे, आप तुरंत कहोगे बस यही मॉनेटरिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप मिल्टन फ्रीड को कई रूप में जानते हैं। जैसे आप जब परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे, 1957 में दी गई थी, तब आपने इनको पढ़ा था, तब भी वहाँ भी आपने पढ़ा था कि हाँ मिल्टन फ्रीडमैन है। जब फिलिप्स कर्व पढ़ रहे थे, फिलिप्स कर्व का जब क्रिटिसाइज किया गया तो इन्होंने कहा नहीं, फिलिप्स कर्व ऐसे नहीं होता, लॉन्ग रन में वो ऐसे होगा, ठीक है, यानी वर्टिकल शेप में होगा, तब भी आपने इनको पढ़ा था। आज एक चीज़ और समझिए कि इन्होंने लिखा था अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट। 1930 में जो वैश्विक महामंदी आई थी, यानी ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उसमें इन्होंने लिखा कि अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट में लिखा कि जो यूनाइटेड स्टेट का फेड है, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई होता है, वैसे वहाँ का फेड है, यानी फेडरल रिजर्व या वहाँ के सेंट्रल बैंक, उसने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं की, इसीलिए इसलिए 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिल्टन फ्रीडमैन के अलावा किन्हीं अन्य मुद्रावादी या मॉनेटरिस्ट का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बताएंगे कि फेडरल रिजर्व के इससे पहले जो चेयरमैन थे एलन ग्रीन स्पाम को भी कहा जाता है मॉनेटरिस्ट, और जो यूनाइटेड किंगडम था उसकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर को भी मॉनेटरिस्ट कहा जाता है। तो आप यहाँ 2 नाम बता सकते हैं, एलन ग्रीन स्पाम का और मार्गरेट थैचर का, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन के अलावा। तो यहाँ एक चीज़ और देखो, अब मॉनेटरिज्म यानी 1 का 4th हो जाएगा, यानी ऑप्शन में अगर आप बात करोगे तो वहाँ 1 का 4th केवल बी ऑप्शन मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन पद्धति का यूज़ करना है, जब आपको कुछ चीज़ें ना आते हो, कोई जरूरी नहीं सभी को पढ़ना आपको यहाँ, लेकिन समझ लो आप एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का सीधा संबंध आर.एफ. काहन से सबसे पहले इन्होंने मल्टीप्लायर को इंट्रोड्यूस किया था और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में कीन्स ने इसको इनकम मल्टीप्लायर के रूप में दिया। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, इसको 1945 में ट्रैगवे हैवेल्मो ने दिया था, और रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस इसको जॉन मुथ ने दिया था। इससे पहले मैं इसको बता चुका हूं। आप मेरे इस चैनल पे जब जाएंगे तो आप वहां पर आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन सीरीज की एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाइए तो उसको भी आप फॉलो करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर हम बात कर चुके हैं। तो हो सकता है इस सीरीज में हम उन कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, या कोशिश मैं नहीं करूंगा कि छोड़ने की, लेकिन अगर मैं बताए रहूंगा तो हो सकता है मैं उसको लेफ्ट कर दूं। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए एक बार, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, कि एडम स्मिथ ने 1976 में इसे दिया था, 1776 में इसको दिया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, अब देखो 1 का 3 यहाँ होगा ना, तो ऑप्शन में देख लो आप पहले, क्योंकि हमें एलिमिनेशन पद्धति को भी साथ ले लेकर चलना है। यहाँ तो हम बात डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही हम, लेकिन थोड़ी सी हम एलिमिनेशन पद्धति को, एलिमिनेशन मेथड को लेकर चलेंगे। तो 1 का फर्स्ट देखो, कहीं 1 का 3rd कहीं दिख रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। लेकिन अब बात समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, इसको किसने दिया था? इसको दिया था रिकार्डो ने 1870 में, 1817 में रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी इंटरनेशनल ट्रेड की। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको एचओ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, इसको हिक्सर ओहली ने दिया था, ठीक है, एचओ थ्योरी।
इसको कब दिया गया था? 1990 में, 1919 में, ठीक है, यानी 1919 में। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है यानी अवसर लागत सिद्धांत, इसको दिया था गॉटफ्राइड हैबरलर ने। इसको कब दिया गया था? 1933 में दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप, एक्चुअली ये ग्रोथ इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। लो लेवल, द थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, इसको दिया था आर नेल्सन ने, ठीक है। आर किसने दिया था? आर नेल्सन ने 1956 में दिया था इसको। तो यहाँ देखो 1 का 3 कहीं मिल रहा है, 1 का 3 बिल्कुल मिल रहा है, बी ऑप्शन, तीनों का बी ऑप्शन सही है अब तक का। तो यहाँ भी आप ऐसे ही यूज करेंगे, आप समझ ही गए होंगे। पॉवर्टी मेजरमेंट एक्चुअली 2005 में सरकार ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसको कहते हैं तेंदुलकर कमेटी। तो उनकी अध्यक्षता में पॉवर्टी को मेजर किया गया, तो पॉवर्टी मेजरमेंट इनसे संबंधित हो जाएगा। लेजर फेयर पॉलिसी आप जानते हैं एडम स्मिथ से संबंधित है, इसको बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। और इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, देखो कार्ल मार्क्स ने 3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए था। एक तो आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, दूसरा सरप्लस वैल्यू की बात कार्ल मार्क्स ने की थी, और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, यानी C/C+V, ठीक है, फिक्स कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, इसको कार्ल मार्क्स ने दिया था। यानी 3 कॉन्सेप्ट, एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, दूसरा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, और तीसरा कौन सा? सरप्लस वैल्यू की, ठीक है। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाज क्रिएटेड बाय, देखो ग्लोबल 2008 क्राइसिस जो यूएसए की क्राइसिस थी ना, यूएसए में आई थी 2008 में। वैसे 2011 तक हम आते आते हमारे इंडिया पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसका दिखा था। ग्लोबल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को अन्य किस नामों से जानते हैं? इसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं, ठीक है, सब प्राइम लोन बांटने की वजह से हुआ था। इसको हाउसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्रेडिट क्राइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सब प्राइम मार्केट लेंडिंग। क्या कर रहे थे जो भाई जो प्राइम लोग नहीं थे उनको भी क्या किया इन्होंने, लोन बांट दिया, बाद में वही प्रॉब्लम बन गई। तो 2008 में जो था उसे सब प्राइम क्राइसिस या क्रेडिट क्राइसिस या हाउसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, या यूएस रिसेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन की क्वेश्चन है। परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म इज एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन शॉर्ट रन व्हेन इट ऑपरेट्स एट द प्राइस वेयर मार्केट क्लियर्स, यानी परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म्स जो होती हैं, देखो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स और इंडस्ट्री अलग अलग होती हैं। उसमें क्या होता है, फर्म इक्विलिब्रियम में होगा उस पॉइंट पे शॉर्ट रन में जहां पे मार्केट क्लियर होगा, यानी उस प्राइस पे ये इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर मार्केट क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करो तो देखो यहाँ पर परफेक्टली कंपटीशन में क्या है, ये AR हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, AR इज इक्वल टू MR, और ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर फर्म क्या होगी, उसका जो है मार्केट यहाँ क्लियर हो जाएगा और फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। रीजन देखते हैं। इन द लॉन्ग रन ऑल परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में क्या कंपिटिटिव फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट रन में जो फर्म्स होते हैं उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, उन्हें लॉस भी उठाना पड़ सकता है। जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तब उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। जब एवरेज रेवेन्यू लेस देन होगा AC से, तब उन्हें लॉस होगा। और जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होगी उस समय उनको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। लेकिन जब लॉन्ग रन की हम बात करें तो वहां पर यही कंडीशन होती है, यानी लॉन्ग रन में फर्म्स को केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होती है, ठीक है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट उन्हें मिलता है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा तो चूंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है ना, तो बहुत सारे फर्म एंट्री करने लगेंगे, और जब बहुत सारी फर्म एंट्री करने लगेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी प्राइसेस गिर जाएंगी। तो इसलिए इनको जो लॉन्ग रन में, यानी रीजन जो है ये गलत है, यानी यहाँ पर पहला सही है, यहाँ पे आपका असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर A इज द ट्रू एंड R इज द फॉल्स, यानी C ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है।
डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ, इसको एडम स्मिथ ने दिया था। इनोवेशन की जब बात होती है तो वहाँ हम सुपीटर की बात करते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ की बात करें तो उसे हर्शमैन ने दिया था 1958 में, इसको दिया था। एक्चुअली इसके साथ ही कई लोग यहाँ पे थे, जैसे HW सिंगर हो जाए, पॉल स्टीटम हो गए, आर रोस्टो हो गए, किंडल बर्गर हो गए, ये सब अनबैलेंस ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर वाई वी रेड्डी वाज, डॉक्टर वाई वी रेड्डी कौन थे? चेयरमैन ऑफ UTI, चेयरमैन ऑफ IDBI, गवर्नर ऑफ RBI या चेयरमैन ऑफ LIC? तो देखो, जो वाई वी रेड्डी थे ये गवर्नर थे RBI के। ठीक है, तो ये गवर्नर कब थे? एक्चुअली 2003 से लेकर 2008 तक ये गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो यहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने पिछले भी किया वैसे इसमें भी करना है। प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, ये किसका वर्क है? वाकिल एंड ब्रह्मानंद का है। इसको 1956 में किया गया था और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वेज गुड थ्योरी। अगर हम देखें फर्स्ट का फोर्थ तो क्या कहीं ऑप्शन मिलता है? बिल्कुल सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इसको DR गाडगिल ने 1924 में किया था, दिया था। ड्रेन थ्योरी, इसको दादा भाई नौरोजी से रिलेट करेंगे हम। और इंडियाज नेशनल इनकम, एक्चुअली ये VKRV राव जी का एक एस्से था, तो इनको इससे रिलेट कर देंगे। यानी यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वो आप पहले से समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन, यानी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? 4 व्हील ऑफ ग्रोथ। अब ये 4 व्हील ऑफ ग्रोथ कौन से होते हैं? टेक्नोलॉजी है, लेबर है, कैपिटल है और नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, तो ये तो केवल 2 ही हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल एंड लेबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 व्हील ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से 4 व्हील कौन से हैं? लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। ये 4 जो हैं वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के व्हील्स हैं। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, marginal revenue of monopoly firm is less than the price because options are demand curve has a positive slope, demand curve has a negative slope, monopolist incurs losses, monopolist is in equilibrium। देखो, जब मोनोपोली की बात आती है तो वहां पर जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है, क्योंकि जो AR कर्व होता है ना, AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है और ये होता है MR कर्व। चूंकि जो मोनोपोली होता है वो ज़्यादा प्राइस लेता है, तो जो डिमांड कर्व होता है ना, जैसे जब प्राइस हाई करोगे तो लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा और वहाँ पे डिमांड गिरने लगेगी। इसीलिए जो मोनोपोली में होता है डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो उसके नीचे होता है। देखो यहाँ पर देखा, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो इसलिए यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हेराल्ड-डूमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम बिटवीन, यानी जो हेराल्ड-डूमर का, एक्चुअली हेराल्ड का मॉडल कब आया था? 1939 में आया था, और डूमर का मॉडल कब आया था? 1946 में आया था। हेराल्ड के मॉडल में क्या था? तीन ग्रोथ रेट की बात की जाती थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट G, वारंटेड ग्रोथ रेट GW और नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है, या GN, जिसको GN से रिप्रेजेंट करते थे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हेराल्ड-डूमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम between, options are income generation and the productive capacity creation, equilibrium between income and consumption, equilibrium between saving and investment, या none of the above। तो आप जानते हैं कि जो हेराल्ड-डूमर का मॉडल है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण? निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का कंपोनेंट नहीं है? रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या रूरल टेलीफोनी। तो यहाँ पर 3 ऐसे हैं जो तो हैं लेकिन एक नहीं है। देखो, जो भारत निर्माण है एक्चुअली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रोग्राम है और इसमें 6 कंपोनेंट आते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको आप याद कर लीजिए 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला है वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई। दूसरा है रूरल हाउसिंग, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू काम किया जाता है। रूरल टेलीकॉम या रूरल टेलीफोनी, ठीक, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इरिगेशन। यानी 3 मैंने अलग से बताया और 3 तो इसमें पहले से दे रखा है। कौन कौन सा? रूरल हाउसिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल टेलीफोनी, वाटर सप्लाई
रोड्स और इरिगेशन, ये 6 कंपोनेंट भारत निर्माण के हैं। इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं शामिल की जाती है। तो यहाँ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन द बीओपी डेफिसिट मे बी इफेक्टेड थ्रू इम्पोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, डिवैल्यूएशन। तो इसमें कोड्स के थ्रू चुनना है कि कौन कौन से आंसर सही होंगे। देखो, बीओपी डेफिसिट को हमें क्या करना है? इंप्रूव करना है, यानी बीओपी डेफिसिट को सरप्लस की ओर ले जाना है, यानी बैलेंस में लेकर आना है। उसके लिए हमें इंपोर्ट कंट्रोल करेंगे तो उससे भी कंट्रोल होगा, क्योंकि जब इंपोर्ट कम करेंगे तो हमें क्या करना? फॉरेन पेमेंट कम करनी पड़ेगी। जब पेमेंट कम करनी पड़ेगी तो हमें क्या? हमारा डेफिसिट इंप्रूव होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? बाहर से जो फॉरेन करेंसीज हैं वो आएंगी हमारे यहाँ, और जिससे हमारा डेफिसिट इंप्रूव होगा। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो भी हमारा डेफिसिट जो है वो कम होगा, यानी इंप्रूव होगा। और डिवैल्यूएशन, अगर हम अपने यहाँ की करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं तो जो बाहर के लोग होंगे उनके लिए हमारे प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे और हमारे यहाँ जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जिससे बीओपी डेफिसिट में इंप्रूवमेंट आएगी। तो यहाँ चारों ऑप्शन जो है जो दे रखे हैं कोड में, तो चारों सही हो जाएगा, यानी यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, हेरोड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन वारंटेड ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट या नेचुरल ग्रोथ रेट। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि जो हेरोड ने दिया था 3 तरह की ग्रोथ रेट, वारंटेड यानी GW, और नेचुरल ग्रोथ रेट GN, और सिंपल सा एक एक्चुअल ग्रोथ रेट दिया था। तो यहाँ पर वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो ऑप्शन में होना चाहिए, यानी 1 और 4, और 1 और 4 डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, यानी यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी ऑफ परमानेंट कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन। मिल्टन फ्रीडमैन की जो थ्योरी है परमानेंट कंजम्पशन हाइपोथेसिस या परमानेंट कंजम्पशन थ्योरी, उसके अनुसार जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? ट्रांजिटरी इनकम एलोन, केवल ट्रांजिटरी इनकम पर, ट्रांजिटरी एंड परमानेंट इनकम दोनों पर डिपेंड करेगी, यानी ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम दोनों पर डिपेंड करेगी, परमानेंट इनकम एलोन केवल परमानेंट इनकम पर डिपेंड करेगी, या विंडफॉल गेन्स पर डिपेंड करेगी। देखो, अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी है तो आप समझ रहे होंगे कि जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें जो कंज्यूमर होता है वो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को परमानेंट इनकम के अनुसार ही सेट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो परमानेंट इनकम है एक्चुअली ये फ्यूचरिस्टिक इनकम है, ये फ्यूचर में लगातार कंटिन्यू हमें बनी रहेगी। लेकिन जो ट्रांजिटरी इनकम है या विंडफॉल गेन है, इसका पता नहीं कब तक आए कब ना आए, तो इसके बेसिस पर इस हाइपोथेसिस में कंज्यूमर अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेट नहीं करता। तो यहाँ ऑप्शन 3 केवल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें ये परमानेंट इनकम वाला, यानी यहाँ पर ऑप्शन में वो डी सही होगा, क्योंकि डी हमें ओनली 3 इज करेक्ट। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज बीन डील्ड बाय, यानी पब्लिक डेट का प्रॉब्लम यानी पब्लिक फाइनेंस से कौन संबंधित है? इस क्वेश्चन में ओवरऑल पूछा जा रहा है। AP लर्नर यानी अबापी लर्नर, ED डोमर, AC पिगू या AH हैंसन। तो देखो, यहाँ पे अबापी लर्नर ने फंक्शनल फाइनेंस दिया था, तो ये तो सीधे सीधे संबंधित है, और अल्बर्ट हेनरी हैंसन यानी AH हैंसन भी इससे सीधे सीधे संबंधित है, यानी 1 और 4 अगर ऑप्शन में कहीं मिल रहा है तो फिर हम आगे बात करें। हाँ, 1 और 4 यहाँ सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑफ किंग इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट। देखो, किंग डिमांड कर्व जो हाइपोथेसिस थी यानी किंग थ्योरी थी, उसको किसने दिया था? उसको दिया था आपके पॉल एम सुइजी ने। किसने दिया था? पॉल एम सुइजी ने 1939 में दिया था इसको। ठीक है, ये ऐसे बनता है इनका, ये ऐसे बनता है, ये यहाँ से किंग्ड हो जाता है। ठीक है, तो पॉल एम सुइजी ने इसको दिया था, और ये क्या है? प्राइस रिजिडिटी थ्योरी। तो इसमें प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी दोनों की बात की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ पॉइंट ऑफ किंग के पॉइंट पर, जहां पर यहाँ मोड़ है, इन द किंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स प्राइस रिजिडिटी, क्वांटिटी रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी या क्वांटिटी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कहीं ऑप्शन में अगर मिल रहा होगा तो वो सही होगा, यानी यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी अनबैलेंस ग्रोथ का जो थ्योरी थी वो किसने दिया था? तो उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर्समैन ने दिया था,
लेकिन याद है इससे पहले जब मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, उसमें केवल हर्ट्समैन का नाम था, बाकी इस तरह नाम नहीं था, यानी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं था। इस बार देखो उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया जैसा मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट कर रखा था। सिंगर ने भी इसमें योगदान दिया था, क्यों इसको एक्चुअली 1958 में हर्ट्समैन दिया था, मेन प्रोपाउंडर यही माने जाते हैं, लेकिन साथ में सिंगर को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। HW सिंगर इनका पूरा नाम था। R रोस्टो भी इसी में आते हैं और किंडलबर्गर भी आते हैं। तो यानी पहला और तीसरा, यानी 1 और 3 यहाँ पर अगर होंगे तो हमारा ऑप्शन सही होगा, और 1 और 3 हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। असर्शन क्या है इसका? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जैसे ये जनधन खाता था, इसमें कि इसके थ्रू क्या किया गया, हमने बहुत सारे मतलब लोगों ने क्या किया, अकाउंट मैंने बैंक से जुड़े, तो उनका एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल बात सही है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है ताकि जो वीकर सेक्शन है उनको हम, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको हम हेल्प कर सकें। रीजन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू मास। यानी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, दैट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू मासेस, यानी मासेस मतलब बहुत सारे लोगों तक वो अपने डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को पहुंचा सके। तो रीजन भी यहाँ सही है, यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी यहाँ पर ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा बी, यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या, प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो और नियर टू जीरो। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में ये पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल 101% श्योरिटी के साथ सही है। रीजन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो। बिल्कुल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज क्लोज टू जीरो, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो रीजन भी सही है। तो यहाँ भी जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन है वो भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की बहुत सही से व्याख्या कर रहा है, यानी यहाँ 20 का ए ऑप्शन में सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। स्टेशनरी स्टेट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जब आपने एडम स्मिथ का ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पढ़ा है कि जो स्टेशनरी स्टेट है उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। मैं एडम स्मिथ को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। रीजन, scarcity of natural resources as also the capital leads to economy to the stationary state। यानी क्या होता है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो इकोनॉमी है वो स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाती है। अगर मैं अभी एडम स्मिथ को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं डिस्कशन करूंगा तो बहुत मज़ेदार थ्योरी है इनकी, और उसमें सब बहुत अच्छे से बताया गया है। बाद में भी अन्य इकोनॉमिस्ट लाइक रिकार्डो वगैरह की थ्योरी में भी बताए गए हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ फिलहाल असर्शन भी आपका सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। यानी हमें बताना है कि सबसे पहले कौन आया था और कौन बाद में आया था। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, देन माल्थस, देन रिकार्डो, देन जेम्स मिल, और एडम स्मिथ, देन रिकार्डो, देन माल्थस, देन जेम्स मिल, और एडम स्मिथ, देन जेम्स मिल, देन रिकार्डो, देन माल्थस, एडम स्मिथ, माल्थस, जेम्स मिल एंड देन रिकार्डो। देखो समझो, सबसे पहले तो आपके एडम स्मिथ ही आए थे। ठीक है, एडम स्मिथ, और चारों ऑप्शन में सही है। एडम स्मिथ 1776 में आए वेल्थ ऑफ नेशन के साथ, जिनकी बुक का पूरा नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद रिकार्डो आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, रिकार्डो आते हैं। रिकार्डो आते हैं 1817 में, ये अपनी बुक लेकर आते हैं, कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, और एक थ्योरी भी देते हैं उसमें, द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, रिकार्डो देते हैं। ठीक है,
माल्थस माल्थस आते हैं 1820 में। 1820 में ये अपनी बुक लेकर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और साथ में जनसंख्या सिद्धांत भी देते हैं। ठीक है, 1820 में माल्थस आते हैं। जो जेएस मिल थे ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल एक्चुअली रिकार्डो के देख रेख में पले बड़े हैं। एक्चुअली जो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी थे वो जे मिल यानी जॉन मिल, वो रिकार्डो के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो रिकार्डो और इनके पिताजी का बहुत मतलब आना जाना लगा रहता था घर पे। तो जेएस मिल और इनका बहुत बढ़िया पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब समझ लो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि उनके बीच में माल्थस आए हैं, उनके यानी रिकार्डो और जेएस मिल से पहले माल्थस आ गए थे। तो जेएस मिल वॉज द मैन ऑफ विजडम, मतलब बहुत पढ़ने वाला। मतलब आप अगर आपने इनकी थोड़ा बहुत बायोग्राफी पढ़ी होगी तो मतलब एक अलग टाइप की एनर्जी मिलती है इनको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ जेएस मिल आ गए। ये जेएस मिल कब आए, ये आए 1848 में। ठीक है, 1848 में इन्होंने भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी, लेकिन थोड़ा उसे कई भागों में बांट दिया। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आते हैं 1867 में दास कैपिटल लेकर। ठीक है, यानी आपको मैंने यहाँ पर 5 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दिया। एडम स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं, माल्थस आते हैं, फिर जेएस मिल आते हैं, और उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। यानी यहाँ ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से फिर से यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड की जब भी बात आती है तो आप सीधे अपने सबसे प्यारे और सबसे चहेते, सबसे पढ़े जाने वाले एडम स्मिथ जी को याद कर लेते हैं। यानी यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉरियर नाइट की जब बात करते हैं तो वॉरियर नाइट की बात एक्चुअली सुम्पीटर करते हैं। जब ये इनोवेशन की बात होती है ना, तो उसमें इनोवेशन में एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वही इनोवेटर होता है, उसी को इन्होंने वॉरियर नाइट कह दिया। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मोरिस। ठीक है, 1979 में, 1979 में। ठीक है, मैं 1779 सोच रहा था, 1979 में फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मोरिस से आ गया। और सरप्लस वैल्यू देखो कार्ल मार्क्स की, यानी यहाँ मैंने आज कार्ल मार्क्स की, आई थिंक इस सीरीज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में कार्ल मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू का भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के भी आ गया, और रिजर्व आर्मी का भी कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स आ ही गया इसमें। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 24। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल को महालनोबिस ने दिया था। एक्चुअली महालनोबिस एक G.A. फेल्डमैन थे, इसको फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं या नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो फेल्डमैन ने इस पर 1928 में काम किया था, और इस पर महालनोबिस जी ने, जिनको पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से जानते हैं, 1953 में इन्होंने इस पर काम किया था। और जो हमारे इंडिया में जो 5 ईयर प्लान था, कौन सा 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड था। नेहरू महालनोबिस मॉडल या उसे फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल कहते हैं। तो यानी ये 4 सेक्टर मॉडल को 1 का थर्ड हो जाएगा, और 1 का थर्ड कहीं शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस, यानी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी किसने दी थी, इसको लेवेंस्टीन ने दी थी, हार्वे लेवेंस्टीन। देखो कहाँ है ऑप्शन में, लेवेंस्टीन क्रिटिकल मिनिमम, ये चौथा, हार्वे लेवेंस्टीन ने दिया था इसको 1957 में, जब मिल्टन फ्रीडमैन अपनी हाइपोथेसिस दे रहे थे, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। उसी समय हार्वे लेवेंस्टीन ने कहा हम भी देंगे कुछ, और हम क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस देंगे। बिग पुश थ्योरी को दिया था रोजेस्टिन रोडान ने। किसने दिया था इसको, पॉल एंड रोजेस्टिन रोडान ने दिया था 1943 में, रोजेस्टिन रोडान। और थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इसको किसने दिया था, इसको आर्थर लुइस ने दिया था। कब दिया था इसको, 1954 में दिया था। डेट थोड़ा याद रखना, मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ छोटी छोटी, इसको याद रखिएगा कि रोजेस्टिन रोडान ने दिया था 1943 में दिया था, आर्थर लुइस ने 1954 में दिया था, महालनोबिस ने 1953 में दिया था, और लेवेंस्टीन ने कब दिया था, 1957। थोड़ा सा लिंक करिए, मतलब जैसे लेवेंस्टीन को मैंने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से लिंक किया, ऐसे चीज़ों को लिंक करते रहिए। और जैसे 53 की बात की मैंने ना, 1953, तो इसको सोचो कि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही आया था, यानी जब हमारे यहाँ ये चल रहा था तब वहाँ ऐसा हो रहा था, इस तरह समझो। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको फिर से मैच करना है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अगर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या, T.H. हैवेल्मो,
रॉबर्ट ल्यूकॉस को हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन होगा। देखो 2 का 4 कहीं दिख रहा है, 2 का 4, 2 का 4 दो जगह दिख रहा है, नहीं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। आप बात समझ रहे हैं, 2 का 4 दो जगह दिख रहा है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1 का 2, 1 का 2 कहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड बजट, इसको तो टी हैवेल्मो ने दिया था, इससे पहले इसी वीडियो में हमने बात करी है। और न्यू कीन्सियन इकोनॉमिस्ट एंड जॉर्ज मैनक्यू, इनकी बुक मेरे पास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग अच्छी बुक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर मैच करना। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने वाले होते हैं, लेकिन आते भी खूब सारे क्वेश्चन हो और इसमें चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, यानी सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, देखो इसको तो बहुत आसानी से कर लेंगे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, बहुत आसान है। लेवल ऑफ प्राइजेस का संबंध किससे है? होलसेल प्राइस इंडेक्स से है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का संबंध किससे? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। और फिजिकल इंडिकेटर्स रेवेन्यू डेफिसिट से। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 का थर्ड कहीं है, हाँ 2 जगह है, तो यहाँ ये तो नहीं होगा। फिर 2 का आप 4 देख लो, 2 का 4 भी 2 जगह है, तो फिर आपको तीसरा भी पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थर्ड का 1 यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बहुत सारी हैं। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, मैरीन फिशिंग पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 7th फाइनेंस कमीशन। आप समझो यहाँ पर, यहाँ थोड़ा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी को 2000 में लाया गया था और ये अभी भी चल रही है। मैरीन फिशिंग पॉलिसी को 2004 में लाया गया था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया और 2017 में कर दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज, यानी NPMF, नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज। ये क्या कर रहा है? ब्लू ग्रोथ रेट को, यानी ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है, जिसको नीली क्रांति कहते हैं, मछलियों के प्रोडक्शन से संबंधित है। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उस समय 2004 में आई थी। ठीक है, यहाँ ये 2004 में, लेकिन बाद में ये 2015 से 20 की अलग नई पॉलिसी आई है, जो कि अभी एक्सटेंड कर दी गई कुछ दिनों के लिए। और 7th फाइनेंस कमीशन जो है 1978 में आया था। 7th फाइनेंस कमीशन 1978 में आया था, जब JM सेलर उस समय जो है इसके चेयरमैन थे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के। इस समय अगर पूछा जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिस समय NK सिंह उसके जो है चेयरमैन है। ठीक है, और कब बनी थी? ये 2017 में बनी थी। अब इसके साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थी वो 1951 में बनी थी, और उसके जो KC नियोगी वो उसके चेयरमैन थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? 1 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में था, नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्यों ए ऑप्शन सही होगा? नहीं, ए ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। देखो फिर से हम लोग देख लें, 1 का हमने क्या देखा था? 1 का सी देखा था ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी। 1 का थर्ड, अरे 1 का थर्ड हम 2 बात कर रहे थे, 1 का थर्ड यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, मतलब आज बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं ऐसे, और आएंगे भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, आपको गलत नहीं करना है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका आ गया स्टैट्स से कह लो, मैथ से कह लो, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी से कह लो, या आप उससे सैम्पलिंग चैप्टर से कह लो। ठीक, देखो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? सैंपल रैंडम सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग मेथड होता है। देखो सैम्पलिंग 2 प्रकार के होती है ना, जो सैम्पलिंग मेथड होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये जो जितने भी दे रखे हैं ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से हैं, जैसे सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो ये सब कौन सा? ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ देखो, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल्स, यानी एक ट्रायल में जितने भी हैं उसमें से सभी के समान रूप से चुने जाने की संभावना होती है, यानी फर्स्ट का सेकंड कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो अभी देखते हैं आगे, ऑप्शन डी में है तो ये सही हो जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल, एक ट्रायल में, यानी इसमें क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था? सभी आइटम के समान रूप से चुने जाने की संभावना थी, और इसमें एक आइटम के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन आइटम इन अ ट्रायल, एक ट्रायल में
एक आइटम के समान रूप से चुने जाने की संभावना है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं हम लेयर में डिवाइड कर देते हैं। रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम ईच स्टेटम, यानी क्या होता है यहाँ रैंडमली हम चॉइस करते हैं फ्रॉम ईच आइटम, यानी ईच स्टेटम, हर स्तर से उसमें से एक एक चुनते चले जाते हैं हम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग यानी रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमेटिक ऑफ द रेस्ट, यानी पहला तो हम रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद बाकी जो है सिस्टमेटिक रूप से लेते चले जाएंगे। तो यहाँ कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आज काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन इस तरह किए हैं और इस तरह काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्री ट्रेड कराना। बाद में इसी को 1995 में WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम होता है, मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम सामान्य रूप से वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसको डेवलपमेंटल फाइनेंस करने के लिए रखा जाता है। UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग द नेशंस, यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 3 कहीं दिख रहा है, हाँ 1 का 3 दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लिस्ट 1 को यहाँ भी लिस्ट 2 से मिलाना है। इसको आप थोड़ा पॉज करिए वीडियो और इसका आंसर थोड़ा मुझे बताइए आप। ठीक है, मन में सोचिए कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल, मतलब इसमें ऑप्शन में सीधे सीधे सब कुछ नहीं दिया रखा है। ISLM थ्योरी को किससे संबंधित कर सकते हैं, इसको हिग्स और हैंसन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दिया था। और 1 का 3 यानी 1 का 3 यहाँ पर 2 ऑप्शन में, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। कंजप्शन रैटचेट या रैटचेट इफेक्ट, इसको जेम्स डसनबेरी ने दिया था, यानी 2 का 4 आपको इसमें मिल रहा है ए ऑप्शन में, तो यहाँ ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी बी ऑप्शन में तो वो है नहीं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को फ्रैंको मोदिगली यानी रिचर्ड ब्लूमबर्ग और एंडो ने मिलकर दिया था। और क्रिटिक्स ऑफ किन्सियन इकोनॉमिक्स, इसको हम ल्यूकास और सर्जन से जोड़ते हैं, यानी यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं यहाँ ये भी बता दूंगा कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप, यानी अनुराग एजुकेशनल एकेडमी, आप जाइए टेलीग्राम पर और सर्च करिए, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहूँगा वो सब वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय।